हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स 2021 में जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो उसमें से जो पहले शिफ्ट का जो पेपर था उसको हमने पूरा का पूरा हल कर लिया है और वो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा पेपर यानी कि दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये जो पेपर है इसको सिर्फ आप प्रीवियस ईयर की तरह ना देखें बल्कि इसको कंटेंट के हिसाब से भी देखें, क्योंकि इनमें जो कंटेंट है वो आपको आगे जो एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए शुरू कर लेते हैं हम। तो देखिए प्रश्न इसमें से पूछा गया है पहला कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। मतलब यहाँ पर ये 3 लोगों को दिया गया है और इसमें से क्रम पूछ रहा है कि ये लोग किस किस मतलब टाइम पे भारत में आए हैं और उनको यहाँ पर सेट करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, पहले विकल्प में दिया है कि टॉमस रो, दूसरा यहाँ पर फाहियान, तीसरा ह्वेनसांग। तो इनमें से किस किस क्रम में आए हैं देखिए इनको यहाँ पर और यहाँ पर सेट करना है हमें कि ये विकल्प 1 2 3 और 2 1 3 या फिर 2 3 1 या फिर 3 1 2, इस तरह से सेट करना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कि टॉमस रो कब आया था, फाहियान कब आया था और ह्वेनसांग कब आया था। देखिए सबसे पहले जो आया था इसमें ये आया फाहियान। फाहियान जो है यहाँ पर जो चंद्रगुप्त का टाइम था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, तब ये आया था। तो उस समय का देखिए जो टाइम था ये था यहाँ पर 399 से 412, इस टाइम पे आया था फाहियान सबसे नंबर 1 में। दूसरा आया ह्वेनसांग, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में और ये था देखिए 630 से 643 का टाइम। फिर यहाँ पे आया था देखिए टॉमस रो। टॉमस रो जो है ये 1615 में आया था और ये आया था जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि भाई सबसे पहले कौन आया, ये आया फाहियान, यानी कि दूसरा सबसे पहले विकल्प होगा। इनमें देखिए 2 में इस तरह है। फिर आया इसके बाद ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग तीसरे में है, तो देखिए तीसरा विकल्प यहाँ पर अपना सही हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, और ये देखिए ये थे कौन, ये सब यात्री थे, है ना, यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की, तो अलग अलग टाइम में इन्होंने यात्रा की है। अगला देखिए प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। ऑप्शन है देखिए बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध देखिए 1757 में हुआ था और ये वही युद्ध था जहां से अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाना शुरू किया था। अब देखिए इसको क्या मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियोस को आप पूरा देखिएगा क्योंकि कंटेंट आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्लासी की जो ये लड़ाई हुई थी तो भाई अंग्रेज़ों के मध्य में और जो सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और ये 1757 में लड़ाई हुई थी। 1757 में ये जो पहली लड़ाई हुई, इसी से जो अंग्रेज़ हैं फिर भारत में धीरे धीरे कब्जा करना ये शुरू कर देते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो 2 युद्ध दिए थे जिसमें से एक युद्ध था देखिए बक्सर का। तो पहले हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुआ, इसमें से सिराजुद्दौला हार गया। फिर जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो इसने क्या मतलब इसको संधि करनी पड़ती है। फिर दोबारा से युद्ध होता है एक 1764 में, जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसमें अंग्रेज़ क्या करते हैं कि देखिए मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों की मिलीजुली सेना को अंग्रेज़ क्या करते हैं कि हरा देते हैं। तो ये जो बक्सर का युद्ध होता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग युद्ध होता है क्योंकि यहाँ से ही अंग्रेज़ जो थे भारत में अपनी पूरी सत्ता जमा लेते हैं। क्योंकि देखिए 1764 में ये युद्ध हुआ, फिर 1765 में यहाँ पर संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं और इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, पहली संधि और दूसरी संधि। तो यहाँ पर जो पहली संधि होती है उसमें से और दूसरी संधि में क्या होता है कि जो यहाँ का राजस्व का कलेक्शन होता था, ये सारा जो पावर है वो अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक लड़ाई दी है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास का युद्ध जो है ये देखिए 1760 में हुआ था और ये युद्ध देखिए किसके बीच में हुआ था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध क्या था कि हुआ था। और ये युद्ध जो है देखिए यहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं थोड़ा सा भारी रहते हैं इसमें से, यानी कि अंग्रेज़ों की विजय होती है। और ये वांडीवास की लड़ाई जो है यहाँ पर इन दोनों के अपने अधिकारों के लिए हो रही थी क्योंकि फ्रांसीसी चाहते थे कि भाई यहाँ पर हम अपना व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करें, अंग्रेज़ चाहते थे कि हम व्यापार ज़्यादा करें। तो इसके चक्कर में यहाँ पर ये लड़ाई जो है हुई थी इन दोनों के बीच में। अगला देखिए
प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, तो इसमें से किसने यहाँ पर हड़प नीति को शुरू किया था। ऑप्शन देखिए दिया है, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसमें से देखिए जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि हड़प नीति यहाँ पर अपनाई थी। हड़प नीति में देखिए क्या होता था, हड़प नीति ऐसी नीति थी कि जिसमें मान लीजिए कि यहाँ जो राजा थे यहाँ के, तो वो राजा शासन करते थे। अब उन राजाओं का हिसाब ये था कि अगर उन राजाओं के कोई अगर संतान नहीं है, अगर संतान नहीं है तो ये कहते थे कि तुम अपना कोई पुत्र मतलब किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते हो, और गोद नहीं ले पाओगे तो उसके कोई संतान नहीं रहेगी, तो कोई उसका वंशज नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जब वंशज नहीं रह जाएगा तो वो अंग्रेज उसके राज्य को हथिया लेते थे। तो ये जो नीति थी ये नीति चलाई गई थी किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा ये नीति यहाँ पर चलाई गई थी। और देखिए यही हड़प नीति जो थी इसी का ये कारण था कि जो आगे हमारी यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 1857 में जो क्रांति हो जाती है, विद्रोह हो जाता है, तो उसमें ये जो हड़प नीति थी इसका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो यहाँ पर पूछा गया है भाई कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी को किस लिए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, या उसका क्या मतलब वो है, योगदान है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। दूसरा ऑप्शन दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। दूसरा यहाँ पर अगला ऑप्शन है, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो यहाँ पर हम देखते हैं धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में रहने वाले एक चिकित्सक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर देखिए 9 लोगों को अपॉइंट किया था, है ना, इन्होंने 9 लोगों को अपॉइंट किया था, और 9 लोगों में से एक ये जो थे ये थे। बाकी जो और लोग थे यहाँ पर 9 लोगों में से, तो देखिए अब बाकी इनके नाम दिए हैं, जैसे देखिए छपड़क था, शंकु था, बेताल भट्ट था, घटपर्णक था, वररुचि था, अमर सिंह था, बराह मिहिर, और यहाँ पर ये कालिदास। तो ये सारे लोग जो थे इनकी यहाँ पर सभा में रहते थे। उनमें से ही एक ये व्यक्ति थे जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, देखिए मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इंडिका जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज देखिए कब आया था, जब यहाँ पर मौर्यों का शासन था, तो मौर्य काल में मेगस्थनीज आया था। और ये मेगस्थनीज यहाँ पर इंडिका पुस्तक लिखता है, तो उसमें इंडिया की जो उस समय की स्थिति थी, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्या सामाजिक स्तर है, कैसा है, इन सारे विषयों में जो है इसने यहाँ पर विवरण लिखा है इसमें से। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। ऑप्शन है देखिए 1925, 1926, 1919 और 1928। तो देखिए जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था कितने, 1928 में। साइमन कमीशन दरअसल देखिए क्या है कि यहाँ पर एक जब 1909 का एक कानून बनाया गया था, तो 1909 के कानून को वेरीफाई करने के लिए, मतलब वो कानून कितना सक्सेस रहा इसको चेक करने के लिए एक कमेटी बननी थी। तो वो जो कमेटी बननी थी उसी कमेटी के तहत इसको क्या किया गया था कि यहाँ पर बनाया गया था। और साइमन कमीशन का जो गठन है ये 1927 में किया गया था। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। फिर इसके बाद ये 2 बार भारत आया था, तो ये 28 में यानी कि 1928 में ही 2 बार भारत में आता है। और देखिए इसका विरोध किया गया था काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर साइमन गो बैक के देखिए नारे लगाए गए थे। और इसी में लाला लाजपत राय जो हैं उनको क्या है कि उनके ऊपर लाठियाँ चला दी जाती हैं, तो वो घायल हो जाते हैं और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो साइमन कमीशन है इसको हमें याद रखना है कि अगर कभी ये पूछे कि भाई इसका मतलब गठन कब किया गया, तो 1927 में, और 1928 में ये यहाँ पर भारत क्या है कि पहुँचता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन है देखिए बम्बई, लाहौर, कराची और लखनऊ। तो देखिए इसमें से पूर्ण स्वराज्य का जो
प्रस्ताव जो रखा गया था, पारित किया गया था, वो यहाँ पर किया गया था किसमें, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जो ये है, देखिए ये हुआ था यहाँ पर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके नेतृत्व में हुआ था। ये कहें कि इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1929 में इन्होंने लाहौर में एक अधिवेशन किया था। इसके बाद ही देखिए, हम अभी जो 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हमने इसी वाले अधिवेशन से, ये जो यहाँ पर अधिवेशन है 1929 के अधिवेशन से ही हमने यहाँ पर 26 जनवरी को क्या था कि अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना हमने शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद में चूंकि आज़ादी हमें यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई 15 अगस्त को मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को। तो हम इस डेट को रिमाइंड करने के लिए, 26 जनवरी को हम यादगार बनाने के लिए हमने फिर अपना संविधान उसमें से लगाया था, मतलब कि पूरा उसमें से उसको क्रियान्वित किया था। क्योंकि हमने ये 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वतंत्रता जो है मनाना शुरू कर दिया था। और वो कब से, वो इसी लाहौर अधिवेशन से हमने ये काम यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो बाकी देखिए जो कांग्रेस के और अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशनों को यदि देखें तो देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी, देखिए 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्षता किसने की थी, इन्होंने की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इन्होंने क्या किया था कि अध्यक्षता किया था। दूसरा देखिए यहाँ पर एक लखनऊ अधिवेशन का जिक्र आया था। तो लखनऊ अधिवेशन इस लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये 1916 में ये क्या किया गया था कि अधिवेशन किया गया था। और इसमें से जो नरम दल और गरम दल, यानी कि जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में दो पक्ष थे, एक नरम दल के और दूसरा गरम दल के। तो नरम दल और गरम दल दोनों लोग यहाँ पर सूरत का एक अधिवेशन होता है 1907 में, तो उसमें ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद में फिर इसी वाले अधिवेशन में, यानी लखनऊ अधिवेशन में, ये दोनों एक साथ आते हैं, दोनों नरम दल और गरम दल। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग होती है, तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ में जुड़ जाती है इसी अधिवेशन में। तो यही जो अधिवेशन है, ये लखनऊ का अधिवेशन है। तो कभी अगर ये पूछे कि नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ किस अधिवेशन में आए, या फिर ये पूछे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मतलब किस अधिवेशन में हुए, तो यही हमारा कौन सा है कि लखनऊ अधिवेशन है। और अगर प्रश्न ये पूछे कि भाई लखनऊ अधिवेशन किस सन में किया गया था जहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ आए थे, तो हमें सन बताना होगा कि 1916 का वो समय था। और अगला देखिए यहाँ पर कराची अधिवेशन, ये यहाँ पर दिया गया है। तो कराची अधिवेशन की वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर देखिए अध्यक्षता की थी। 1931 में ये किया गया था। इसमें से मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों को की संकल्पना जो है, इनको यहाँ पर पारित किया गया था। और ये देखिए वही अधिवेशन है कि जिसके बाद में हमने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्योंकि देखिए क्या था कि अंग्रेज़ों ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसके बाद में गांधी जी से एक समझौता किया गया था इरविन के साथ में। तो गांधी जी और इरविन का एक समझौता होता है 1931 में। तो गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी, उन शर्तों को इसी कराची अधिवेशन में रखा गया था और इसी में उनको पारित किया गया था। इसके साथ में यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों की जो संकल्पना है, इसको भी यहाँ पर पारित किया गया था। तो कराची अधिवेशन जो है अपना इस मामले पे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए ये जो इसका डिटेल आप सुन रहे हैं, ये आप अगर सुनते भी रहेंगे तो भी आपके काम का होएगा, क्योंकि अगर जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वो आपको क्या है कि कनेक्ट हो जाएगा और इसी से सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना खूब सारी बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है ना। एक तरफ देखिए यहाँ पर पार्टियों के नाम या लीग के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है। तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत जो है किसने की थी, ये देखिए यहाँ पर की है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसको यहाँ पर दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद देखिए गदर पार्टी जो है ये लाला हरदयाल से संबंधित है। ठीक है, ये गदर पार्टी है। और इसके बाद देखिए मित्र मेला जो है ये बीडी सावरकर ने शुरू किया था। ठीक है, बीडी सावरकर ने मित्र मेला शुरू किया था। और यहाँ पर देखिए नीचे दिया है होम रूल, है ना। तो होम रूल लीग जो है ये एनी बेसेंट ने क्या किया था कि इसको शुरू किया था। और होम रूल लीग को इन्होंने 1916-17 के लगभग इन्होंने मतलब चलाया था और काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्या है इन्होंने काम किया था। तो अगला देखिए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, है ना,
निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था कि आप खिलाफत आंदोलन में मत जुड़ो? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है फजल अल हक, तीसरा है यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा ऑप्शन दिया है अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए यहाँ पर ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई आप इसमें खिलाफत आंदोलन में मत जुड़ो, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का मतलब उद्देश्य क्या था? देखिए क्या था कि जो मुस्लिम थे तो यहाँ पर तुर्की का एक शासक था, तो तुर्की का जो शासक था उसको उसके पद से हटा दिया गया था और खलीफा पद से उसको हटा दिया गया था, और जो पूरा मुस्लिम समाज था वो उसको खलीफा मानता था, अपना हेड मानता था। तो उसके चूँकि दूसरा जो यहाँ पर मतलब जो विश्व युद्ध होता है, तो विश्व युद्ध के बाद की घटना होती है यहाँ पर, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की। तो उस समय क्या है कि पूरे मुस्लिम मिल जाते हैं और कहते हैं भाई हम खिलाफत आंदोलन चलाएंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उसमें से गांधी जी जुड़ना चाहते थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें से उनको मतलब उनका विरोध कर रहे थे कि वहाँ पर आप मत जुड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो क्रांतिकारी संगठन इनमें से कौन है जो कि काकोरी षड्यंत्र को जिम्मे दिया था, या फिर कहेंगे काकोरी षड्यंत्र में इन्होंने भाग लिया था? तो ऑप्शन है देखिए, गदर पार्टी अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए ये जो क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसने यहाँ पर क्या किया था कि ये जो काकोरी घटना थी, काकोरी षड्यंत्र था, इसको यहाँ पर अंजाम दिया था। इन्होंने क्या किया था कि देखिए काकोरी जगह जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ के पास में है ये, और यहाँ से एक जो ट्रेन थी जिसको 8 डाउन नाम से जानते थे, और ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर की ओर। ये मालगाड़ी थी और इसमें अंग्रेज़ों का खजाना लदा हुआ था। तो इस खजाने को लूटने के लिए प्लान बनाया गया था इनके द्वारा, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। क्योंकि देखिए उस समय क्रांतिकारियों के पास में भाई पैसा नहीं था, और वो क्रांतिकारी गतिविधियां अगर चलानी है, अंग्रेज़ों को भगाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने फिर प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं कि अंग्रेज़ों का जो धन जा रहा है इस गाड़ी में, इसको क्या करते हैं हम लूट लेते हैं। तो इन्होंने फिर ये मतलब इस घटना को अंजाम दिया और उस गाड़ी से खजाना जो है वो लूट लिया था। अब देखिए ये जो खजाना लूटा था, तो इसमें से ये खजाना लूटने का जो विचार था, इसमें से देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनकी मुख्य भूमिका थी, क्योंकि ये विचार ही राम प्रसाद बिस्मिल का था। उसके साथ साथ में देखिए जो और लोग थे, जिसमें देखिए राजेंद्र लाहिड़ी है, रोशन सिंह हैं, अशफाक उल्ला खान है, ये सारे लोग शामिल हुए थे, और इनको यहाँ पर फिर पकड़ के इनको मतलब फांसी भी दे दी गई थी। तो ये जो घटना है ये घटना हुई थी, और ये घटना देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 1925 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है 2025। तो ये जो घटना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके 100 साल देखिए हो रहे हैं, है ना। तो 100 साल की वजह से जो है यहाँ पर ये घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये कब हुई थी। देखिए अगस्त 1925 में हुई थी, और इनके जो यहाँ पर ये लोग हैं ये भी हमें क्या करना है कि याद करके रखना है, और इसका संगठन भी हमें याद करके यहाँ पर रखना है। बाकी देखिए जो यहाँ पर अलग अलग जो पार्टियाँ दी हैं, जैसे देखिए गदर पार्टी, तो गदर पार्टी हमने ऊपर देखा था कि भाई किसने शुरू की थी, लाला हरदयाल, और इनके साथ एक लोग और थे जिनका नाम था मोहन सिंह भाकना। इसके साथ देखिए अनुशीलन समिति 1907 में शुरू हुई थी, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है इन्होंने इसको शुरू किया था। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में शुरू की थी। और देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये 1924 में यहाँ पर देखिए शुरू हुआ था, और इसमें जो लोग थे वो कौन थे, देखिए सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसी का नाम बदल दिया जाता है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है, यानी क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। और ये जो है 1928 में इसकी यहाँ पर स्थापना फिर की जाती है। इसमें से जो मुख्य लोग थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो है इसके मुख्य जो है यहाँ पर व्यक्ति थे। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है भाई, प्रश्न पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। देखिए अभी हमने देखा कि भाई 10 प्रश्न अभी हमने पढ़े हिस्ट्री वाले, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस दिया है पेट का वो कैसा है, उसमें से दिया है कि भाई 5 प्रश्न जो है हमारी प्राचीन इतिहास से और मध्य इतिहास से आएंगे,
और 5 प्रश्न जो है किससे आएंगे, वो आएंगे हमारा आज़ादी वाला भारत है और ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इससे आएंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद भूगोल का सिलेबस दिया है। तो देखिए भूगोल में भाई पढ़ लेते हैं। तो भूगोल में प्रश्न यहाँ कौन सा पूछा, देखिए इन्होंने पूछा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया है। ऑप्शन है देखिए गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। तो नागार्जुन बांध किस में है, ये है कृष्णा नदी में। बाकी देखिए यहाँ पर और बांधों की बात करें तो देखिए एक है पोलावरम सिंचाई परियोजना, ये किस में है, गोदावरी नदी पर है। रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, रामगंगा नदी। अगला देखिए शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी में है, ठीक है। शिव समुद्रम ये काफ़ी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये कावेरी नदी में है। अगला देखिए प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट में प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन देखिए 1951, 1953, 1955, 1958। तो ये कब हुई थी, 1953। 1953 में दरअसल 2 लोग थे, एक थे शेरपा तेंजिन और एक थे नॉर्गे, मतलब शेरपा तेंजिन नॉर्गे और एक थे एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी और एक जो तेंजिंग नार्गे थे, यानी ये शेरपा थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि भाई चढ़ाई की थी। तो ये सबसे पहले चढ़ने वाले थे हिमालय में। इसके बाद में बछेंद्री पाल एक महिला हैं जो भारतीय महिला हैं, तो बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने चढ़ाई की थी एवरेस्ट की। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक महिला थी जुंको तबाई। तो जुंको तबाई भारत की नहीं थी, लेकिन सबसे पहले अगर एवरेस्ट में चढ़ने वाली अगर महिला की बात करें तो कौन थी, जुंको तबाई थी। लेकिन वहीं पर भारत की सबसे मतलब पहली महिला कौन थी चढ़ने वाली, तो वो थी यहाँ पर बछेंद्री पाल। और देखिए कृत्रिम पैर के साथ में चढ़ने वाली जो महिला हैं वो हैं अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा जो हैं ये कृत्रिम पैर से, है ना, इनका पैर कट गया था तो ये कृत्रिम पैर के को लगा के इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये अरुणिमा सिन्हा है जिन्होंने पहली बार कृत्रिम पैर से चढ़ाई कर ली थी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भरतपुर में देखिए कौन सा अभ्यारण्य या पक्षी उद्यान जो है स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है दर्रा अभ्यारण्य, तीसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और चौथा यहाँ पर दिया गया है घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो देखिए भरतपुर में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो भिलाई देखिए ये जो दुर्गापुर भिलाई है यानी कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये जो इस्पात के लिए संयंत्र है तो इसमें इसका स्रोत कहाँ से, मतलब कहाँ से इसको रॉ मटेरियल मिलता है। ऑप्शन देखिए दिया है डल्ली राजहारा, दूसरा है कोबरा, तीसरा है उमरिया, चौथा है राजनंदगांव। तो इसको जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है कहाँ से, डल्ली राजहारा से, ठीक है। डल्ली राजहारा से ये रॉ मटेरियल लेता है और इस्पात संयंत्र में इस्पात जो है निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर एक तरफ देखिए दर्रे दिए गए हैं और दूसरे तरफ ये बोल रहा है कि भाई उसका प्रदेश कौन सा है और फिर पूछ रहा है कि कौन सा ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जोजिला और बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ये बात ठीक है भाई। अगला देखिए लाचला और सिपकीला। तो लाचला सिपकीला क्या उत्तर प्रदेश में है, नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो गया दूसरा, ठीक है। अगला देखिए क्या है थांगला और नीति पास लिपुलेख, ये हिमाचल प्रदेश में है क्या। तो देखिए इसमें से जो नीति है ना, ये नीति दर्रा, नीति माना, ये हिमाचल प्रदेश में ना होके ये है उत्तराखंड में, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो देखिए दूसरा तीसरा गलत हो गया है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है क्या, हाँ ये सिक्किम में है। तो हमें पूछ रहा था कि भाई कौन से गलत हैं, तो दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए वही दिया गया है कि जोजिला और देखिए बुर्जिल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और बारालाचला सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, नीतिमाना और लिपुलेख ये है उत्तराखंड में दर्रे हैं, नाथुला जेलेपला ये सिक्किम के हैं, थांगला दर्रा लद्दाख का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। यानी कि क्या चीज़ बढ़ जाए तो जो निजी निवेश है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन देखिए ब्याज दर, शेयरों की कीमत,
तीसरा यहाँ पर दिया है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, और फिर दिया है व्यक्तिगत कर। तो देखिए अगर नई पूंजी इन्वेस्ट होती है यदि, है नी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति यदि बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर इन्वेस्ट होता है, अगर इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट होता है तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, इकोनॉमी में बूम आएगा। तो इस प्रकार से यदि नई पूंजी यहाँ पर इन्वेस्ट की जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वृद्धि है उसमें से संभावना हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं देखिए, आरबीआई, नीति आयोग, और फिर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए वित्त मंत्रालय, और फिर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है कि भारत की जो भाई अर्थव्यवस्था है इसकी क्या स्थिति है और इसका जो पूरा आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा, यहाँ पर CSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें से पूछ रहा है भाई कि सेवा क्षेत्र जो है ये किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन है देखिए तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, कृषि। तो सेवा जो है, सर्विस सेक्टर जो है, ये तृतीयक यानी कि जो तीसरा क्षेत्र है इसमें इकोनॉमी के तीसरे क्षेत्र में आती है। अब देखिए क्या होता है कि जो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें से कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं, कृषि और खनन वाला जो काम होता है। दूसरा जो यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र होता है इकोनॉमी का, उसमें आते हैं उद्योग, उसमें क्या आते हैं, उद्योग। तीसरा क्षेत्र जो होता है इसमें से होता है सर्विस सेक्टर, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र, वो इसी के तहत यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी जो है पूरा 3 तरह से यहाँ पर कैटेगराइज की जाती है, बड़े बड़े रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन के बढ़ावा से संबंधित है, तो ये किसने यहाँ पर किया था। ऑप्शन देखिए, बलवंत राय मेहता, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, या फिर नॉर्मन एडवर्ग। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। बलवंत राय मेहता देखिए कौन है, बलवंत राय मेहता ने पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी कि भाई यहाँ पर देखिए अभी जो ग्राम और ब्लॉक और जिला, ये 3 लेवल की यहाँ पर जो पंचायतों की व्यवस्था है ये किसने दी थी, बलवंत राय मेहता द्वारा ही दिया गया था। ये इन्होंने 1957 में ये दिया था। ठीक है, वहीं पर देखिए MS स्वामीनाथन, ये कृषि से संबंधित है। कृषि में जो मतलब बूम आया, तो कृषि में बूम इन्हीं की वजह से आया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन के, इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे उनको इंट्रोड्यूस किया और किसानों ने उनको बोया, खाद पानी दिया और ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होने लगा। क्योंकि पहले हम क्या था कि हमारे यहाँ पर इतना उत्पादन नहीं हो पाता था कि हम अपने पूरे देश को खाना खिला सकें। हम डिपेंड थे बाहरी देशों पे, अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। तो फिर यहाँ पर मतलब कि 60 के दशक में फिर ये जो लोग हैं ये मतलब इन्होंने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद में ये जो MS स्वामीनाथन जी हैं इन्होंने हरित क्रांति यहाँ पर की, और इससे फिर हम यहाँ पर सक्षम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादित करने में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 1991 में आर्थिक सुधार लाया गया था जिसको हम LPG रिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो है LPG का जो रिफॉर्म लाया गया था 1991 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है भाई। तो देखिए कौन थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन है देखिए PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय ये PV नरसिम्हा राव जो थे ये क्या थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। और उस समय देखिए जो वित्त मंत्री थे ना वो हमारे मनमोहन सिंह थे। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह ने ही बहुत अच्छा काम किया था उस समय, जान लीजिए। और उसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है डूबने से बच गई थी। अदरवाइज जान लीजिए कि 1991 में हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता हाल थी। तो इन्होंने जो मनमोहन सिंह है और इन्होंने PV नरसिम्हा राव, इन दोनों ने मिल के हमारी जो इकोनॉमी है इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है देखिए पुलिस, कानून व्यवस्था,
फिर ऑप्शन है जेल और इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता। तो भारत का जो हमारा संविधान है, संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है क्या, दंड प्रक्रिया संहिता। भारत का जो संविधान है वो 3 तरह की सूची प्रोवाइड करता है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो होती है उनमें से दोनों यानी केंद्र और राज्य अपना जो नियम है वो बना सकते हैं। वहीं पर राज्य सूची में राज्य बनाता है और केंद्र वाली जो सूची है संघ सूची में केंद्र नियम बनाता है उन विषयों पे। ठीक है, तो इसमें से देखिए बाकी यहाँ पर देखिए जो पुलिस है, कानून व्यवस्था है और ये जेल है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं ये यहाँ पर किस में आती हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ आती हैं, और जो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर आता है दंड प्रक्रिया संहिता। इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए डाक वाली काम है, रेलवे है, ये सब जो है ये आता है किसके, केंद्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण और या फिर लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें से कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है, ये है देखिए प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है ये संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर अर्धसंघीय संरचना और दूसरा देखिए शक्तियों का वितरण, फिर लिखित संविधान का भी आ चुकी, लिखित संविधान ही है हमारे यहाँ पे। तो अर्धसंघीय देखिए यहाँ पहले जो ऑप्शन है, तो अर्धसंघीय का क्या मतलब होता है, देखिए संघवाद का मतलब ये होता है कि जो भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों में क्या होती हैं कि वितरित हो जाती हैं। ये चीज़ तो है अपने यहाँ पे, लेकिन इसको अर्धसंघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर केंद्र का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। केंद्र देखिए राज्यपालों की नियुक्ति करता है राज्य में, और राज्यपाल जो है वो प्रतिनिधि होता है एक प्रकार से केंद्र का। तो यहाँ पर राज्य जो है वो अपनी मनमानी न करने लगे, इसके लिए केंद्र जो है इस पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में कोई राज्य जो है वो यहाँ पर अपनी शक्तियों का अपने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब सीधी सीधी ये है कि वो राज्य से अलग नहीं हो सकता है। और कई सारी विषयों पे जैसे हमने ऊपर देखा भी कि भाई जो संघ की सूची है, संघ की सूची में जो विषय हैं उन पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, अपना केंद्र ही बनाता है। इसी प्रकार से देखिए बाकी यहाँ पर संविधान की जो शक्तियों का वितरण, तो हमने देखा शक्तियों का वितरण है, 3 सूचियाँ हैं यहाँ पर, और लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी इसकी यहाँ पर क्या है कि एक विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय जो नागरिक हैं उनको आर्थिक न्याय जो है किस उसके तहत प्रदान किया जाता है। ऑप्शन देखिए दिया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यहाँ पर ये बात की जाती है कि भाई जो संपत्ति है पूरी देश की वो एक जगह किसी मतलब उसमें पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो संरक्षित ना हो जाए, उस पर उसका पूरा अधिकार ना हो जाए। इसलिए अनुच्छेद यहाँ पर हमारा क्या है कि एक अनुच्छेद है 38, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की बात करता है। तो वो ये कहता है कि भाई जो भी संसाधन है उन संसाधनों का वितरण यथासंभव किया जाएगा, उनको एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर, तो प्रश्न ये है देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि भाई राज्यों को जो यहाँ पर निम्न लेवल पे जो गवर्नेंस है यानी कि ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन करना चाहिए, उनमें चुनाव कराना चाहिए। ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य जो हैं वो क्या करेंगे कि ग्राम में जो गांव हैं, गांव में यहाँ पर चुनाव करवाएंगे, गांव की जो पंचायत व्यवस्था है इसको पूरी तरह से क्या करेंगे कि व्यवस्थित करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद 38 है वो लोक कल्याण की बात करता है, और 40 जो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, जैसा हमने ऊपर देखा। यहाँ पर 44वां जो यहाँ पर अनुच्छेद है अपना वो कहता है समान नागरिक संहिता के लिए। अभी देखिए करंट में एक अपडेट हुआ है कि जो अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लगाया है। हालांकि देखिए गोवा में बहुत पहले से समान नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन वो जो समान नागरिक संहिता थी वो मतलब कि अपने यूरोपियों के द्वारा लगाई गई समान नागरिक संहिता वहाँ चल रही थी, ना कि भारत के लोगों द्वारा। तो वो हालांकि है वहाँ पर एडॉप्ट थी, लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है।
यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 46 जो है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, ये कहता है कि समाज के कमज़ोर वर्ग यानी SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, यह देना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 46 ये बात करता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है प्रश्न कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने विचार रखा था इसका, ऑप्शन देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है रॉयल कमीशन और फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसने कहा था कि भाई जो पंचायतों की व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर एक हम देखें तो यहाँ पर जिला, फिर बीच में यहाँ पर होगा जो यहाँ पर देखिए खंड विकास होते हैं वो, और नीचे जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत लेवल पे है ना, फिर यहाँ पर खंड विकास लेवल पे, और इसके बाद में यहाँ पर जिले लेवल पे, ये 3 स्तरीय जो है ये पंचायत व्यवस्था रखी जाए, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था और ये 1957 की बात है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए इससे एक चीज़ और है कि यहाँ पर 24 अप्रैल को ये पंचायती राज वाला जो सिस्टम है इसको लागू किया गया था, और तो इसलिए यहाँ पर 24 अप्रैल का जो महत्व है वो पंचायती राज दिवस के हिसाब से भी है। और दूसरी बात देखिए एक 73वां और 74वां ये संविधान संशोधन किए गए थे। ये संविधान संशोधन जो किए गए थे इसमें से ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया गया था। तो इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। इनको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा इसी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन हुए थे। अगला देखिए प्रश्न है, पूछा गया है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो बिजली का प्रवाह जो है सर्किट में कब होगा, ऑप्शन देखिए स्विच चालू करने पर, स्विच बंद करने पर। तो इसमें देखिए जब स्विच ऑन करेंगे हालांकि तो बिजली तो तभी चलेगी, लेकिन बात यह है कि आयोग ने इसमें जो आंसर की जो जारी की थी उसमें से इसने जो स्विच बंद वाला ऑप्शन है इसको उन्होंने सही माना था। वो किस तरह से माना था वो तो नहीं मालूम, लेकिन भाई जब स्विच ऑन होगा लाइट जो है तभी प्रवाहित होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से प्रश्न पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है एसआई मात्रक वो पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है फैराडे, ओम, वोल्ट और एमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध की एसआई मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, ये ओम। इसका यहाँ पर चिन्ह जो है कुछ इस तरह से करके बनता है ये, ठीक है, ये और भी ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए अन्य जो देखिए फैराडे जो है किसका मात्रक है, ये विद्युत धारिता का है। ओम हमने देखा यहाँ पर प्रतिरोध का, और वोल्ट जो होता है देखिए ये किसका होता है, ये विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर देखिए एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का, ये क्या है कि मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू खट्टा क्यों होता है, ऑप्शन देखिए दिया गया है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आगजेलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए साइट्रिक है ना, साइट्रिक एसिड होते हैं नींबू में इसलिए ये खट्टा होता है। बाकी देखिए एसिटिक एसिड जो होता है यानी कि एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक जो है देखिए टमाटर में पाया जाता है, और चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब देखिए जब चींटी काटती है तो झंझनाहट जो होती है तो वो क्या करती है कि अम्ल, कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल को वो इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। अगला देखिए ऑप्शन यहाँ वो प्रश्न है क्या है कि कर्कट जनक रसायन से होता है। तो ये कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखिए दिया है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा। तो इसमें से देखिए कैंसर होता है ये, ठीक है। किससे, ये कर्कट जनक जो रसायन होता है इससे यहाँ पर कैंसर हो जाता है। कैंसर देखिए क्या है, कैंसर अनियंत्रित वृद्धि है कोशिकाओं की। अगर जब ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि जो ब्लड में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनकी संख्या अनियंत्रित हो जाती हैं, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ब्लड कैंसर। बाकी देखिए सर्वाइकल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, बोन कैंसर है, मुंह का कैंसर है। तो ये कई तरह के जो है कैंसर यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये अनियंत्रित वृद्धि होती है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है अंतश्चर्म,
यानी कि एंडोडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, तीसरा ऑप्शन है चर्म यानी डर्मिस, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट चर्म यानी कि स्पेशल डर्मिस। तो जो हमारी त्वचा है, ये त्वचा यानी खाल, खाल के ऊपर जो सतह होती है वो होती अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस की, ठीक है, अधिचर्म या एपिडर्मिस की होती है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है भाई क्वेश्चन मैथ का, तो इसको आप देख के हल कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें से जीएस वाला जो पोर्शन है ये जिसको हम बहुत ही आसानी से जल्दी हल कर सकते हैं उसको यहाँ पर हल करेंगे। अब बाकी ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप अगर इनको हल करना चाहें तो हल कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम बताओ। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए दिया है तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। जैसे तीक्ष्ण का मतलब क्या है? तीव्र, तेज। कुंठित, जैसे कुंठित का मतलब क्या होता है कि वो तेज ना हो तो उसे कुंठित कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए इनके वो दिए भी गए हैं। जैसे तीक्ष्ण का विलोम देखिए कुंठित है, तीव्र का विलोम यहाँ पर मंथर है, मंद है। तृष्णा का यहाँ पर होता है तृप्ति या वितृष्णा, उल्टा शब्द, ठीक है। त्यागी का होता है ग्रही, ठीक है, ये विलोम शब्द है। अगला देखिए यहाँ पर गजबदन का पर्यायवाची क्या है? तो गजबदन किसको कहते हैं? गजबदन कहते हैं गणेश जी को, है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए थे, हालांकि देखिए गर्जन, मेघनाथ, गणपति, विष्णु। तो गजबदन किसका नाम है? यहाँ पर गणपति का नाम है। तो गजबदन का मतलब क्या हुआ? जिसका बदन जो है, शरीर जो है गज के समान हो, गज हो, ठीक है, तो उसको गजबदन कहते हैं। बाकी और देखिए यहाँ पर इनके जो पर्यायवाची हैं वो दिए गए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। जिसमें से देखिए हैं विनायक, है ना, विघ्न विनाशक, और भवानी नंदन, गौरी नंदन, है ना, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, है ना, और लंबोदर, अंबिकेप, वक्रतुंड। तो ये सारे क्या हैं? ये इनके पर्यायवाची हैं जिनको याद कर सकते हैं आप। अगला देखिए कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो जो कांटों से भरा हुआ है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कंटका किरण। तो कांटों से भरा हुआ को कहते हैं कंटका किरण। जैसे मार्ग उनका कंटका किरण है, मतलब कांटों से भरा हुआ मार्ग है। और बाकी देखिए यहाँ पर जैसे छितसया या मतलब छितराया या फैलाया हुआ होना चाहिए यहाँ पर। तो छितराया या फैलाया हुआ को क्या कहेंगे? विकीर्ण कहेंगे। और देखिए जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहेंगे। जैसे आसमान को हम देखते हैं, कहते हैं ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसका वर्णन ना हो सके वो अवर्णनीय है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगला देखिए प्रश्न है दूध का दूध और पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तो देखिए मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी। ऑप्शन दिया है यहाँ पर दुग्ध इंस्पेक्टर होना, और दूसरा है ऑप्शन मिलजुल कर रहना, तीसरा है पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, चौथा है उचित निर्णय करना। तो देखिए ये क्या होता है? दूध का दूध पानी का पानी मतलब उचित निर्णय करना, ठीक है, उचित निर्णय करना। इसका क्या होगा कि यहाँ पर अर्थ होगा। बाकी और देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वाक्यांश और उनके एक शब्द, तो यहाँ पर मुहावरों के हिसाब से देख सकते हैं आप। देखिए जैसे अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि नष्ट होना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़, एक और एक 11 होना यानी एकता में शक्ति होना, ठीक है। तो ये देखिए ये याद रखने लायक है कि एक और एक 11 होना। अब एक देखिए मुहावरा होता है 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि चोर पुलिस को देख के 9-2-11 हो गया, लेकिन वहाँ अगर कह दे कि एक और एक 11 होना, तो ये क्या है कि एकता में शक्ति होना, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश का यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, अपठित गद्यांश जो अनसीन पैसेज होता है, और इसमें से हमें प्रश्न को छांटना है। तो आप देखिए पढ़ के और इसके प्रश्न जो हैं यहाँ पर 41 से 43 तक छांटिएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, इसको छांटिएगा। अब देखिए इसमें से हम देख लेते हैं 44वां प्रश्न ये बोल रहा है कि गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो शब्द दिया है यहाँ पर, वर्ड दिया है प्राइड, और इस प्राइड का हमें क्या बताना है कि बताना है सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, पर्यायवाची। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जो होगा प्राइड का क्या होगा? ऑप्शन देखिए दिया है ह्यूमर, हैट, डिग्निटी, कावर्डिस। तो इसमें से डिग्निटी जो है ये क्या है कि प्राइड का जो है यहाँ पर ये सिनोनिम्स है। बाकी देखिए जो यहाँ पर दिया है, जैसे हैट दिया है, हैट का मतलब क्या होता है? घृणा करना, है ना। और यहाँ पर देखिए
ह्यूमर का मतलब मिजाज होता है, कावर्डिस मतलब कायरता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमें बताना है एंटोनिम्स यानी विलोम बताना है। तो देखिए गिव एंटोनिम्स फॉलोइंग वर्ड, तो क्या है नी, यहाँ पर दिया है एक शब्द नी, है ना, KEEN। ठीक है, इसका हमें बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। तो इसका देखिए नी का मतलब क्या होता है, तेज होता है। और ऑप्शन दिए हैं देखिए यहाँ पर जो विलोम बताना है उनमें से डल है, अलर्ट है, हम्बल है, ईगर है। तो इनमें से देखिए डल होगा इसका, है ना, नी मतलब तेज, और यहाँ पर डल जो होता है ये धीमा होता है, मंद होता है। ठीक है, बाकी अलर्ट मतलब क्या, देखिए चौकस है, हम्बल मतलब विनम्र है, ईगर मतलब यहाँ पर उत्साही या इच्छुक होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, ये है अपना प्रश्न जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक तरफ देखिए दिया है डॉग और यहाँ पर दिया है रेबीज़, और दूसरा यहाँ पर देखिए डबल कॉलन के बाद दिया है मॉस्किटो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए डॉग से रेबीज रोग होता है, तो मॉस्किटो मच्छर से कौन सा रोग होगा, इससे हम यहाँ पर इसको विकल्प ठीक कर लेंगे। अब देखिए ऑप्शन प्लेग, मृत्यु, मलेरिया, डसना। तो मलेरिया होगी मच्छर से, ठीक है, मॉस्किटो से, मादा एनाफिलिस से होती है चूँकि, तो यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो जो अलग शब्द है उसको यहाँ पर बताना है। तो देखिए शब्द दिए गए हैं कि नन, सूरवीर, मुनि, पादरी। तो इसमें से देखिए नन, मुनि और पादरी ये एक ही मतलब जाति के हैं, मतलब ये धार्मिक उससे स्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन सूरवीर देखिए ये जो है ये अलग है। ठीक है, तो इसी को ऑप्शन में हम टिक करके सही कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ये दिए गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें से कि इधर से उधर वर्णों को सेट करके इस तरह से किया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ ये किस तरह से किसको सेट किया है, ये इसका यहाँ पर हल दिया गया है। ठीक है, तो इसको आसानी से देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न जो है ये ब्लड रिलेशन का दिया है, और ये नीचे इसका यहाँ पर हल दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर, और एक ये कैलेंडर वाला जो है यहाँ पर प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 51 से लेके जो 60 तक हैं ये होंगे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर चूँकि पुराना हो चुका है तो हम इसको अभी नहीं हल करें। तो देखिए 61वां नंबर प्रश्न में आते हैं। तो इसमें से प्रश्न ये है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो थंडर ड्रैगन की भूमि किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है यहाँ पर भूटान को। ठीक है, भूटान को हम थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रियाद किस देश की राजधानी है। ऑप्शन दिए हैं देखिए म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो रियाद किसकी राजधानी है, यह है सऊदी अरब की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। बाकी देखिए देख लेते हैं, जैसे म्यांमार की राजधानी क्या है, यहाँ पर है नायपीडा, ये है राजधानी म्यांमार की, और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात है। वहीं पर देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और टका जो है इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब इसकी राजधानी हमने देखा रियाद है, और सऊदी रियाल जो है इसकी यहाँ पर मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है सिक्किम, गोवा, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें से देखिए जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। लेकिन अगर ये पूछता कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा छोटा राज्य है अपने भारत में, तो फिर ऑप्शन अपना सिक्किम सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन देखिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष। वहीं पर अगर हम ये कहें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होती है, अर्थात उसका कार्यकाल जो है वो कंटिन्यू ही चलता रहता है। लेकिन वहीं पर उनके जो सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं, तो वो 6 साल की उनकी क्या होती है कि यहाँ पर उनका कार्यकाल होता है। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो कैंडिडेट हैं वो क्या है कि यहाँ पर बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका चुनाव जो है कंटिन्यू चलता है, मतलब वो प्रक्रिया जो है चलती रहती है कंटिन्यू। अगला प्रश्न देखिए पूछा है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर।
तो ये देखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पर है? द हेग में स्थित है, ठीक। बाकी देखिए और भी यहाँ पर न्यायालय और संगठन और उनका मुख्यालय दिया गया है, जैसे कि देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ओपेक जो है इसका मुख्यालय वियना में है। यूनेस्को जो है पेरिस में इसका मुख्यालय है। और विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी में यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये भी आप मुख्यालय याद करके रख सकते हैं। अगला देखिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो की मूर्तियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन देखिए दिया है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में जो है ये खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये लगभग 1000 ईस्वी के टाइम पे जो समय चंदेल शासक थे उनके द्वारा बनवाई गई थी। और यहाँ जो मंदिर बने हैं उनमें से कुछ मंदिर महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं। देखिए विश्वनाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंदरिया महादेव मंदिर है ना, बार बार पूछता है। और इसके साथ देखिए लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये भी जो है यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखिए जो ये नबकाले बारा जो है, नबकाले बारा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए हरित गृह गैस इन विकल्पों में से दी गई गैसों में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से हरित गृह कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन जो है ये हरित गृह प्रभाव नहीं दर्शाती है, बाकी यहाँ पर हरित गृह प्रभाव जो है वो दर्शाती हैं। हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि देखिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो गर्म है वो इसी कारण से गर्म है। और अगर हरित गृह गैसें जो है अगर ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे और समुद्र का जो तल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो समुद्र तल से किनारे जो द्वीप हैं उन क्या होंगे कि वो सारे के सारे डूब में आ जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन देखिए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए। फिर अगला ऑप्शन है इसमें देखिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? खेल में उत्कृष्ट यदि कोई प्रदर्शन करता है तो ये अर्जुन अवार्ड उसको दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 71 से लेके 75 तक यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश मिलेगा पहला, और फिर आगे भी एक अपठित गद्यांश मिलेगा, और फिर अपठित गद्यांश को आप पढ़ के यहाँ पर उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए और इसके जो उत्तर हैं यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो नीचे जो सेक्शन है, ये नीचे मैथ वाला जो पोर्शन है वो रहेगा, तो उसको भी आप देख के या समझ के जैसा भी है आप यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके लिए हम आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो रिसोर्स है वो भी पूरा बोर्ड चाहिए अच्छे से समझाने के लिए, तब ये जो सवाल हैं ये ढंग से समझाए जा सकते हैं। और PYQ का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम ये, हालांकि ये सारे के सारे जो हैं अगर हल करेंगे तो इससे हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प तो होती ही होती है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये 100वां प्रश्न आया और ये यहाँ पर पूरा होता है। तो हम आपको इसी तरह से कंटेंट जो है पेट के लिए देते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।